जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कृषि का वाणिज्यीकरण। हमने 6 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। जिसको आपको देखना हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। आप पेपर फर्स्ट का भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वह भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही हैं आपकी सिलेबस के चैप्टर वाइज, सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्राप्त होंगे और जिससे आप रिवीजन कर पाएंगे या फिर चाहें तो हैंड रिटन नोट्स भी बना पाएंगे। तो चैप्टर 7 हमारा है कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार से हुआ। वाणिज्यीकरण शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, कृषि का एक प्रकार से वाणिज्य, नगद मतलब पैसों को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक प्रकार से क्या व्यवस्था की गई, कृषि में क्या व्यवस्थाएं लाई गई। तो चलिए हम देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक जो भी समझ में नहीं आए लास्ट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट करके। कृषि का वाणिज्यीकरण जो है उसके विषय में अब हम देखेंगे। कृषि और कृषक की दशा बिगाड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति ही नहीं अपितु औद्योगिक नीति भी जिम्मेदार थी। कृषि नीति जैसे कि भू राजस्व कर की व्यवस्था हमने आपको बताई थी, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त हमने पढ़ाया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, सभी जो एक प्रकार से व्यवस्थाएं बताई, उसके अनुसार जब कर लगाया गया था, अधिक कर लगा दिया गया था, तो जो किसान थे वह कर को चुकाने में एक प्रकार से असमर्थ हो जाते थे और उनके ऊपर कर बढ़ता जाता था, या फिर वह भूमि से एक प्रकार से भूमि का त्याग उन्हें करना पड़ता था। ये सभी समस्याएं उनके सामने आ रही थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसके दिमाग में आता है कि कैसे हम इन सुविधाओं से, इन दुविधाओं से बचें, किसानों को लाभ कैसे पहुंचाएं। तो वह यह नहीं सोचता है कि कर को कम कर दें, उसके बजाय वह सोचता है कि क्या ऐसी खेती करवाएं जिसके द्वारा इन्हें एक प्रकार से अधिक धन प्राप्त हो और वो अधिक कर दे पाएँ। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वह ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है अर्जन करना चाहती थी कर के माध्यम से। तो वह जो है विभिन्न फसलों को लाती है जिसमें एक प्रकार से ज़्यादा धन उत्पन्न होता है। दो प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे कि आपकी एक खाद्यान्न, जिसमें आपको खाने की चीज़ें आप लेते हैं, आपके जो डेली बेसिस पे आप जो खाना खाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, ये सभी चीज़ें आप जो बुआई करते हैं या फसल करते हैं, इसका अपने खाद्यान्न के लिए, जीवन यापन के लिए करते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरे प्रकार की फसल को एक प्रकार से लगाने को कहा, जिसे नकदी फसल कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाना चाहिए और इस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण किया। अब नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नील, कपास, जूट, अफीम, गन्ना, तंबाकू, कच्चा रेशम, चाय, काफ़ी, रबड़, ये सभी चीज़ें आप ज़्यादा, जैसे अब नील की खेती करके आप अपने डेली बेसिस पर आपके कोई काम नहीं आएगी, लेकिन उसे आप बेचकर धन अर्जित करके उनको कर दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था लाई हुई थी। जूट की खेती, अफीम की खेती करके आप घर में क्या प्रयोग करेंगे, उसको अफीम जो है वो उसकी खेती करके आप बेचेंगे और उससे धन अर्जन करेंगे और उन्हें जो है एक प्रकार से क्या मिल जाएगा, कर मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने व्यवस्था यह लाई हुई थी। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। अब भारत केवल पूंजीवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला देश ही नहीं अपितु ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए एक मंडी भी बन गया था, क्योंकि यहाँ से जो कच्चा माल लेकर जाते थे और वहाँ जो वस्तुएं बनाते थे उसे लाकर फिर से भारत में ही बेचते थे अधिक दामों में, जिसके कारण स्थानीय कुटीर उद्योग जो नष्ट हो गए थे। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया किस प्रकार से हस्तकला का पतन हुआ, क्या क्या नीतियां ब्रिटिश सरकार ने लगाई, सभी चीज़ें हमने जानी। अगर नहीं पढ़ा हो आपने तो आप उसको जाकर अवश्य देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आगे देखेंगे, चूँकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी और इस कारण भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारत जो है एक प्रकार से निर्यातक बनकर रह गया था, पहले कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया था,
अब भारत को ब्रिटेन में बने माल की खपत करने वाले बाजार और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले उपनिवेश की दोहरी भूमिका निभानी थी। भारत को अब केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना था जिनकी इंग्लैंड के मिलों एवं इंग्लैंड वासियों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी, क्योंकि जो कर हमने बताया जो व्यवस्था थी उसके लिए वह कर दे नहीं पा रहे थे, तो उन्हें नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए अब किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पहले किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। हमने आपको पहले ही ये बातें बता दी हैं। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का क्या हो गया, वाणिज्यिकरण हो गया। नकदी फसलों का अवधारणा का विकास। अब नकदी फसलें क्या हैं, हमने आपको पहले ही बता दी। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने से पूर्व उन जिन्सों का उत्पादन होता था जो कृषक परिवारों के दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक था तथा जिनका प्रयोग विनिमय के लिए हो सकता था। जैसे एक प्रकार से गेहूँ चावल जो एक प्रकार से डेली बेसिस पर उनके यूज में आता था परिवारों के दैनिक उपयोग में, तो उसी की खेती ये लोग करते थे। ब्रिटिश पूंजीवाद के हस्तक्षेप से भारत का किसान केवल वे जिनसे पैदा करने लगा जिनकी देसी विदेशी बाजार में अधिक मूल्य मिल सके। इस प्रकार कृषि के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन हो गया तथा अनेक स्थानों पर कुछ निश्चित फसलें उगाई जाने लगी। जैसे बंगाल में केवल जूट की खेती और पंजाब में केवल गेहूं और कपास की खेती पर अधिक बल दिया गया। बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य भारत तथा मालवा में अफीम के व्यापार के लिए पोस्ट की खेती को बढ़ावा मिला। बर्मा में चावल की खेती बढ़ी। सरकार द्वारा इन कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए किसानों को अग्रिम राशि भी दी जाती थी। 1853 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश के कारण नील, चाय, कॉफ़ी, रबर आदि की खेती पर जोर दिया जाने लगा। भारत में यूरोपीय और ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद क्या थी? चाय, कॉफ़ी, रबर और नील की खेती थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाज़ारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। जैसे कि नील की खेती जो थी वह नील बागानों का कार्य निर्धन श्रमिकों से करवाया जाता था। उन्हें नील के बागानों में काम करने के लिए बलपूर्वक अग्रिम राशि दी जाती थी और उन्हें फिर बंधुआ श्रमिक बनाकर बागानों में काम करवाया जाता था। 1860 ईस्वी में नील आयोग का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि रैयत ने पेशगी राशि चाहे अपनी इच्छा के विरुद्ध ली है या खुशी से, वह कभी भी इसके बाद स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहा है। रैयत अर्थात किसान जो है एक प्रकार से वह अपनी खुशी से यह नील के बागानों में काम कर रहा हो या फिर उसे ज़बरदस्ती दी गई हो, यह राशि लेने के बाद वह एक प्रकार से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रह जाता है, उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। आयोग ने उन दिनों भारतीय गांवों में प्रचलित इस कहावत का भी उल्लेख किया, अगर कोई नील के समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह 7 पीढ़ियों तक स्वतंत्र नहीं हो सकता है। बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश के नील बागानों में श्रमिकों की स्थिति जो है गुलामों जैसी थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण नील के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को मुक्त प्राप्ति हुई थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा क्या था? दूसरी एक प्रकार से ज़्यादा ध्यान दिया गया चाय की खेती पर। कॉफ़ी के बागान, चाय और कॉफ़ी के बागानों ने भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश को आकर्षित किया। इन बागानों में किसी प्रकार के श्रमिक कानून नहीं लागू होते थे। बागान मालिक इन बागानों में काम करने वाले श्रमिक का जी भर कर शोषण करते थे और 1887 में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 5 लाख थी। चाय बागानों में काम करने हेतु श्रमिकों को लाने के लिए अत्यधिक छल कपट किया जाता था तथा उनसे लुभावने वायदे किए जाते थे, किंतु जब वे एक बार बागानों में पहुंच जाते थे तो उन्हें बंदियों की तरह रखा जाता था। रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की है कि इन श्रमिकों को निर्जन जंगलों में रखा जाता था जहां खाद्य पदार्थ नहीं मिलते थे और जो मिलते भी थे तो वे बहुत महंगे होते थे। इस कारण श्रमिक और उनके परिवार के लोग कुपोषण एवं घातक बीमारियों के शिकार होकर मर जाते थे, परंतु चाय बागानों के मालिकों को अपने लाभ के अतिरिक्त और किसी बात से मतलब नहीं था। तीसरी खेती होती थी जूट की खेती। यूरोप के कारखानों को जूट की जो है बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी, इसलिए यूरोपीय और ब्रिटिश व्यापारियों ने जूट उद्योग में काफ़ी पूंजी का निवेश किया। अतः यूरोपियनों की व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए
पटसन की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यूरोपीय मिलों को सस्ता रेशा मिल सके और यूरोपीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी लाभ मिल सके। यूरोपीय व्यापारी एवं उद्योगपतियों पटसन और जूट में भारी लाभ अर्जित करते थे, किंतु कच्चा माल देने वाले किसानों को उनके उत्पाद की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ उसमें कारण क्या क्या रहे। सिंचाई साधनों को जुटाना। कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप किसान अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हुए अधिक उत्पादन करने की इच्छा व्यक्त करने लगे। परिणाम स्वरूप सिंचाई के साधनों में विकास होने लगा। सिंचाई के साधनों का विकास करने हेतु धन की आवश्यकता हुई। यह धन फसल को बेचने की खोज करने लगे। ऐसा बाजार उन्हें विदेश में ही मिल सकता था, इसलिए कृषि उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हुई थी। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा सुविधाएं एवं प्रोत्साहन। वाणिज्यीकरण के कारण ब्रिटिश में सरकार की व्यापारिक फसलों के उत्पादन में अधिक रुचि लेने का कारण यह था कि जिससे उन्हें भारत में कच्चा माल जो है वह सहजता से प्राप्त होता रहे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि को व्यापारिक फसलों के उत्पादन में हर संभव सुविधाएं प्रदान की और अत्यधिक फसल उत्पादन हेतु प्रश्न भी प्रदान करने लगे। आगे हम देखेंगे आर्थिक महामंदी उस समय थी। इसी समय ब्रिटेन की जहाज कंपनी उद्योग को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 1869 उपरांत पुराने जहाज़ों के स्थान पर नवीन जहाज आने लगे, जिससे इस क्षेत्र में प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। इसके अतिरिक्त माल ढुलाई के किराए में कमी होने से व्यापारिक फसलों का अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होने लगा। अगला था स्वेज नहर का निर्माण होना। स्वेज नहर का निर्माण हो जाने से इंग्लैंड में भारत के मध्य दूरी कम हो गई। परिणाम स्वरूप कृषकों की यातायात लागत में भी कमी होने से कृषि के व्यवसायीकरण को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। और अंतिम कारण था आवाजाही के साधनों का विकास। भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि आवागमन के साधनों का विकास हुआ। आवागमन के साधनों का विकास हो जाने से कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे तथा सड़कों का निर्माण तीव्र गति से होने लगा। सड़कों व रेलों को विभिन्न मंडियों व बंदरगाहों से संबद्ध किया गया। परिणाम स्वरूप व्यापारिक फसलों को और अधिक प्रोत्साहन मिला। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर एक बहुत अधिक प्रभाव पड़ा कृषि के वाणिज्यीकरण का, और इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे और कुछ सकारात्मक परिणाम रहे। जो सकारात्मक परिणाम थे वह थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से विकास होना शुरू हुआ, उसके विषय में लोग जानने लगे। और नकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें तो असमानता बढ़ी, जैसे कि जो गरीब थे और गरीब होने लगे, अमीर जो किसान थे वह और अमीर किसान होने लगे थे। अधिकतम फ़ायदा, जैसे अगर जो वाणिज्यीकरण हुआ तो उसमें पूंजीपतियों का अधिकतम फ़ायदा हुआ, व्यापारियों का अधिकतम फ़ायदा हुआ, ब्रिटेन के उद्योगपतियों का अधिक फ़ायदा हुआ और अंग्रेज़ों को भी अधिकतम फ़ायदा हुआ था। किससे? कृषि के वाणिज्यीकरण से। और जब ये सभी व्यवस्थाएं होने लगी तो तीन कठिया प्रथा जो है वह बढ़ने लगी। दास प्रथा बढ़ी, जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी नील की खेती करने के लिए और अफ़ीम की खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए कैसे लोगों को पहले से धन देकर उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। दास प्रथा की एक प्रकार से व्यवस्था बढ़ गई। तो ये सभी परिणाम रहे कृषि के वाणिज्यीकरण के, और इस प्रकार आपका जो चैप्टर है वह होता है समाप्त। हमने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया, बस ध्यान से आपने सुना होगा, हर एक बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो इस लेक्चर से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स आपको जो है वह टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।